हेलो स्टूडेंट, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी। कक्षा 12 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन है। और इस मनुष्य में जनन का 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, 3 वीडियो पढ़ चुका है, ये चौथा वाला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी हम लोगों ने। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बाद हम लोगों ने चर्चा किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में। स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण या स्पर्म का निर्माण मेल में। यह चर्चा किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस आखिर प्रक्रिया क्या होता है, इसमें कौन कौन से चरण आते हैं। तो हमने वहां पर बताया था आपको कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ये स्पर्म के बनने की प्रक्रिया इन 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोजेनेसिस। 2 चरणों में संपन्न हो रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 चरणों में, ठीक है। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटिलियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की वह प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की वह प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की वह प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया कोशिका के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड आपको हमने दिखाया था जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाकर हमने दिखाया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से ये बड़ी बड़ी सर्टोली सेल्स थी, ये बड़ी बड़ी आपकी सर्टोली सेल्स थी। सर्टोली सेल्स के यहाँ पर ये बीच बीच में ये क्या थे? स्पर्मेटोगोनिया के सेल थे। ये सब स्पर्मेटोगोनिया के सेल थे, ठीक है। ऐसे ये स्पर्मेटोगोनिया के सेल थे। एक को स्पर्मेटोगोनियम हम लोगों ने कहा था। ये सर्टोली सेल थे, ठीक है। ये क्या था? सर्टोली सेल था, ये सर्टोली सेल था। और ये क्या था? स्पर्मेटोगोनियम था। और इससे बनता था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद यहाँ पर बने थे स्पर्मेटिड। क्या बने थे? बीच में स्पर्मेटिड बने थे। ये स्पर्मेटिड क्या करेंगे? तो यही स्पर्मेटिड, इस स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका के द्वारा स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका के द्वारा स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। और इस स्पर्मेटिड का स्पर्म में परिवर्तित हो जाना, ये स्पर्मेटिड है, स्पर्म नहीं है। स्पर्म कब होगा? जब उसमें नेक रीजन डेवलप हो जाएगा, नेक वाला एक्रोसोम पूरा एक्रोसोम बन जाएगा, और एक्रोसोम बन करके इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को भेद करके जब यह बाहर निकलेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को भेद करके बाहर निकलेगा, तब यह क्या कहलाएगा? स्पर्म कहलाएगा, ठीक है जी। तो यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही है, इसलिए क्या है? स्पर्मेटिड है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलने की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलने की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोजेनेसिस कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा था कि ये टेस्टिस था, और इस टेस्टिस से क्या है? ये टेस्टिस था आपका। इस टेस्टिस में यहाँ पर आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, बीच बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ले लीजिए, मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना क्या? इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना था आपका
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना था आपका स्पर्म बनकर के कहाँ पर आया, फिर रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से फिर वास इफरेंसिया में आया था, वास इफरेंसिया से फिर इपिडिडाइमिस में, इस इपिडिडाइमिस में आया था, ठीक है। वास डिफरेंसिया से इस कहाँ पर आएगा, इपिडिडाइमिस में आएगा, यहाँ पर इस इपिडिडाइमिस वाले पार्ट में। और तो ये जो है देख लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वास इफरेंसिया से कैनाल बनाते हुए इपिडिडाइमिस में। तो कुल मिला जुला के हमको इस रेटिटेस्टिस से मतलब नहीं, हमको इस इपिडिडाइमिस से मतलब नहीं, हमको मतलब कि जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भेद करके बाहर निकल जाएगा स्पर्मेटिड, तो डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पर्म में, ठीक है। यहाँ से भेद करके जब बाहर निकलेगा यहाँ से ये इसमें, और यहाँ से जब आएगा तो वह स्पर्म में बदल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया जो कैसे संपन्न होती है देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इतना। अब देखिए है क्या, अब आपको ओरली अगर लिखना रहे, अगर ओरली आपको लिखना रहे तो ओरली आप लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा लंबा चलेगा। आप चार्ट के माध्यम से अभी समझ लेंगे तो थोड़ी सी बहुत आसानी होगी, आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा चार्ट के माध्यम से, ठीक है। देख लीजिए, चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न हो रही है। सबसे पहले जो होता है भ्रूण, जो भ्रूण होता है यानी कि इम्ब्रियो जो होता है, इम्ब्रियो बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब जो इम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, उस इम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है प्रीमोडियल सेल। क्या पाया जाता है आपका, प्रीमोडियल सेल पाया जाता है। प्रीमोडियल सेल होता है, और यह प्रीमोडियल सेल कैसा होता है, प्रीमोडियल सेल जर्म सेल होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल होता है। और यह प्रीमोडियल जर्म सेल कैसा होता है, 2n होता है। प्रीमोडियल जर्म सेल कैसा होता है, 2n होता है, अर्थात डिप्लोआयड होता है, ठीक है। इस प्रीमोडियल जर्म सेल जो कैसा है, डिप्लोआयड है, ठीक है। देख लीजिए, ये क्या है, डिप्लोआयड है। अब ये प्रीमोडियल जर्म सेल कब है, इम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ये इम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, याद रखिएगा। अब जब यह डेवलप होगा, तो डेवलप करके बनाएगा क्या, जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल जाएगा, तो गर्भ से बाहर निकलने पर यह बना लेगा क्या, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। स्पर्मेटोगोनिया ये भी कैसा होगा, 2n होगा, ठीक है। तो हम पूरे स्पर्मेटोगोनियम, अगर ये स्पर्मेटोगोनिया यानी कि बहुत सारे हो गए, स्पर्मेटोगोनियम लिखे यहाँ पे तो सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक सेल में जो क्रिया होगी वही क्रिया सारे सेल्स में होगी। हम सारे सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक सेल में जो हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। ये क्या है, भ्रूणी अवस्था में है। और ये क्या है आपका, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला है यानी कि वयस्क हो गया, तो वयस्क में स्पर्मेटोगोनियम बन गए। प्यूबर्टी कंडीशन जब आएगा तो प्यूबर्टी कंडीशन में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या होंगे, डेवलप होंगे। ये डेवलप होंगे यानी कि ग्रोथ होगी, इसमें होगा, क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। तो जब भ्रूणी अवस्था में जब बच्चा था, भ्रूणी अवस्था में माँ के गर्भ में, तो प्रीमोडियल सेल थे, प्रीमोडियल सेल ये भी डिप्लॉयड थे। और ये जब बच्चा जन्म ले लिया तो स्पर्मेटोगोनियम में डेवलप हो गया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, धीरे धीरे विकसित करेगा। क्या होगा, विकसित करेगा यानी कि ग्रोथ करेगा। तो जब ग्रोथ करेगा तो विकास करके वह बनाएगा क्या, विकास करके बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनाएगा,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिख देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है, 2n होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन होगा। तो माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो माइटोटिक में जब मियोसिस फर्स्ट होगा, इसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट, इसमें होगा आपका मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बनेंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे 2n होंगे, यानी कि सॉरी 2n नहीं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटो, इसको थोड़ा ऐसे दिखाया जाए, अगर ये यहाँ से ये बट जाएगा तो बटेगा इधर और इधर। ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग दिखा दिया जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इधर और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इधर, दोनों किधर बनेंगे और दोनों क्या होंगे, ये भी n होगा और ये भी n होगा, यानी दोनों अब हैप्लॉइड हो गए मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। मियोसिस फर्स्ट के द्वारा दोनों क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। अब होगा मियोसिस सेकंड, इसके बाद होगा क्या, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जब होगा तो मियोसिस सेकंड के में इसके द्वारा भी 2 बनेंगे और इसके द्वारा भी बनेंगे। ठीक है। तो अब देख लीजिए, यहां क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के द्वारा क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। ठीक है। स्पर्मेटिड्स, ये भी स्पर्मेटिड्स, यहाँ भी स्पर्मेटिड्स और यहाँ भी स्पर्मेटिड्स।
यन। अब ये स्पर्मेटिड क्या होगा, ग्रोथ होगा, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। और सब स्पर्मेटिड में क्या होगा, ग्रोथ होगा, स्पर्मेटिड में क्या होगा, ग्रोथ, एक जगह ही लिख दे रहे हैं। स्पर्मेटिड में ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने के बाद क्या बनेगा, स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या था हमारा 2n था, ये भी 2n था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n था, डिवाइडेड हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये n हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी n बना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना क्या, स्पर्मेटिड्स n, ये स्पर्मेटिड्स मान लीजिए स्पर्मेटिड्स n, यहाँ पर एक स्पर्मेटिड्स ये है, एक स्पर्मेटिड्स ये है, एक स्पर्मेटिड्स ये है, ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स है, ठीक। और स्पर्मेटिड्स अब बनेगा क्या, स्पर्म में डेवलप हो जाएगा, स्पर्म में डेवलप होगा, स्पर्म में डेवलप होगा तो इसका पूरा एक्रोसोम बन जाएगा। फिगर के रूप में आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, ऐसे इसको ड्रा कर लीजिएगा, पूरा फुलफिल आ रहा है ना, फिगर पूरा फुलफिल आ रहा है ना, हाँ पूरा तो आ रहा है, पूरा फुलफिल फिगर आ रहा है, देख लीजिएगा, इसको ड्रा कर लीजिएगा। तो देखिए ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया यही है। प्रीमोडियल सेल भ्रूणीय अवस्था में होता है, यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है भ्रूणीय अवस्था में प्रीमोडियल सेल, ये जब बच्चा के पैदा होने के बाद स्पर्मेटोगोनियम एक सेल बनता है, और वह स्पर्मेटोगोनियम सेल धीरे 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 विकास करेगा, और विकास करके ग्रोथ करके बना लेगा स्पर्मेटोसाइट। कौन सा स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। लेबल याद रखिएगा, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, यानी कि प्रीमोडियल सेल डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड, ठीक है। जब विकास करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने के बाद जब प्यूबर्टी अवस्था आएगी, जब क्या है वयस्क हो जाएगा, जवान हो जाएगा बच्चा, तब प्यूबर्टी स्टेट में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, रिपीटेटिव मियोटिक डिवीजन। तो पहला फर्स्ट मियोसिस होगा, और फर्स्ट मियोसिस के द्वारा ये क्या होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इधर, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इधर, देखिए दोनों तरफ हमने दिखाया लेबल करके, दोनों क्या होंगे, हेप्लोइडी कंडीशन में होंगे। अब पुनः इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा, तो इन दोनों में मियोसिस सेकेंड होगा, दोनों में मियोसिस सेकेंड होने के बाद 1 से 2 और 2 इससे 2 इससे और 2 इससे, यानी कि 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। कितने, 1 2 3 4, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, चारों हेप्लोइड होंगे, और चारों स्पर्मेटिड्स से क्या बनेगा, फिर जब ग्रोथ होगा, देखिए ग्रोथ यहाँ पर लिखा हमने ग्रोथ, चारों स्पर्मेटिड का जब ग्रोथ होगा तो ग्रोथ होने के बाद क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। हमने देखा था कि यह प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। 2 चरण कौन कौन से थे, हमने देखा था यह प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है, यानी कि यहाँ से स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया, जो यहाँ से आपके स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया थी, तो स्पर्मेटिड्स के निर्माण तक की प्रक्रिया को क्या कहते थे हम लोग, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्या था, ये था आपका साइटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया थी, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया, इसको कहा जाता था स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा।
प्रीमोडियल सेल से स्पर्मेटिड, प्रीमोडियल सेल से स्पर्मेटिड तक के बनने की प्रक्रिया है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड का ग्रोथ जब स्पर्म में होगा तो स्पर्मियोजेनेसिस। दो चरण है, यही दो चरण है। इन दोनों चरणों को आप लोग लिख लें। स्पर्मेटिड तक आप लिखिएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और ऐसे लेबल कर लीजिए स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म तक स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो लेवल में कंफर्म हो रहा है। यही पूरी प्रक्रिया है। इसको शब्दों में लिखना रहे तो बताइए याद करने की जरूरत है? कुछ नहीं, इसी को शब्द में लिख लीजिएगा कि बच्चा जब माँ के गर्भ में बड़ी अवस्था में रहता है तो उसमें प्रीमोडियल सेल, जर्म सेल पाए जाते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद यह स्पर्मेटोगोनियम में विकसित हो जाते हैं। यह स्पर्मेटोगोनियम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें विकास होता है, और विकास होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल का निर्माण हो जाता है। जब बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचता है तो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचने के बाद उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड में विभाजित हो जाता है। अब पुनः इस दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है, और प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट जो होता है, प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक एक स्पर्मेटिड्स का, दो स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है, और इस प्रकार से हमको 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड्स बनने के बाद या स्पर्मेटिड्स का विकास होना शुरू हो जाता है, और स्पर्मेटिड विकसित होकर के स्पर्म का निर्माण कर लेता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण को विकसित होने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिडियोजेनेसिस कहते हैं। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी प्रक्रिया थी। इसके बाद आपका आता है क्या? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मिटाते हैं इसको, देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, फिर हार्मोनल रेगुलेशन आप लोगों को बताते हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या फिर इसे जैसे भी समझे इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है हार्मोनल रेगुलेशन? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, चूंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है, यह क्या है? किसी ना किसी हार्मोन्स के एक्शन के फलस्वरूप हो रहा है। ऐसे ही स्पर्मेटोगोनिया सेल डेवलप करके स्पर्म नहीं बना ले रहा है। इसमें वह क्या है कि कई चीजें हिस्सा लेती होंगी। कोई कुछ पोषण दे रहा होगा, कोई उनको चलने में मदद कर रहा होगा, कोई उनको गाढ़ापन दे रहा होगा। तो ये क्या है कि कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सा एक्शन करते हैं, उन हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स की क्रिया के द्वारा बनते हैं, यही क्या है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें देखेंगे कि कैसे आपका ये बनता है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हम मिटाते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, इसलिए हम इसको हेडिंग को मिटाते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोन्स के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन, हार्मोन्स के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का रेगुलेशन, किस प्रकार रेगुलेशन इसका होता है। ठीक है, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है?
ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है हमारा? अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में। अग्र मस्तिष्क जो है ये फोरहेड जो है इसके पश्च भाग में यहाँ हाइपोथैलेमस नीचे है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारा क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर किस चीज का होता है? सेंटर होता है चिंता का, सेंटर होता है सोच का, बाहरी संवेदना का। जो बाहरी चीजें हम लोग देखते हैं उसके प्रति संवेदित होते हैं कि वो कितनी दुख की बात है या फिर कितनी खुशी की बात है, कितनी गंदी बात है या फिर कितनी अच्छी बात है। इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस कंडीशन के हिसाब से जो प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि जब क्या होता है कि जब बच्चा यंग हो जाता है तो उसमें तरंगे जो उठती हैं, वो तरंगे उठने से उसमें क्या होता है कि तरंगे उठने से यानी कि विपरीत लिंग को जब देखता है बच्चा तो विपरीत लिंग को देख करके आकर्षित होता है। आकर्षित होने पर ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होगा तो ब्लड हमारे मस्तिष्क तक जाएगा और मस्तिष्क को तुरंत अटैक करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस बताएगा कि ये इसको देख करके अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ करो कि जिससे इसकी बॉडी क्या हो, कंट्रोल हो। तो होता क्या है कि इस हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स का स्राव होता है। दो हार्मोन्स का GnRH, किसका स्राव होता है? GnRH का स्राव होता है। एक होता है आपका GnRH और एक होता है GnRIH। दो हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, GnRH और GnRIH इन दोनों हार्मोन्स का स्राव होता है। कहां से स्राव होता है? हाइपोथैलेमस से स्राव होता है। भैया कहां से स्राव होता है? हाइपोथैलेमस से इन दोनों हार्मोन्स का स्राव होता है। GnRH और GnRIH का क्या मतलब होता है? GN का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और जो यहाँ पर आई लग गया है तो आई लगने का मतलब क्या हो गया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, इनहिबिन मतलब मना कर देना। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आई गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिन हार्मोन, यानी इनहिबिन का मतलब मना कर देना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा। आई गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने से मना करने वाला हार्मोन। दो हार्मोन निकलेंगे, मिटाते हैं इसको। देखिएगा, यानी कि बच्चा देखा, किसी विपरीत लिंगी को देखा, आकर्षित हुआ। आकर्षित होने के बाद क्या होता है कि जैसे स्पर्म का निर्माण हम बता रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि क्या है कि आकर्षित हुआ, देखा, देखने के बाद क्या होगा? हाइपोथैलेमस हमारा दो तरह से सोचेगा, दो तरह से। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो एक स्राव इसका आएगा क्या? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग इनहिबिन हार्मोन। दो हार्मोन्स का स्राव होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दो हार्मोन्स का स्राव हो रहा है। ठीक, अब ये क्या होंगे? ये दोनों हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन है और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग इनहिबिन हार्मोन, ये दोनों एक्शन करेंगे किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। दोनों एक्शन करेंगे कहां पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस हमारा है ना, अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पर मटर के दाने के समान एक ग्लैंड होती है।
मटर के दाने के समान एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे ही कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में उपस्थित अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है, नियंत्रण करता है। यानी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करने का काम किसका है? पिट्यूटरी का है। पूरी बॉडी के द्वारा जितने भी हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उन सब के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी करती है। इसीलिए इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड या फिर बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। जैसे ऑर्केस्ट्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मास्टर होता है, माइक लेकर के स्टेज पर आता है, जो हेलो हेलो करता है, हेलो एक संगीत लेकर के आ रहे हैं फला। यानी कि ये करता क्या? कोई काम नहीं है। गाना गाने का काम दूसरा करेगा, ठीक है। डांस करने का काम कोई और करेगा, बाजा बजाने का काम कोई और करेगा। लेकिन ये अनाउंस कौन करता है? कौन बुलाता है? ये मास्टर बुलाता है ना। उसी को कहते हैं लोग मास्टर। मास्टर कहते हैं नाच का मास्टर, ठीक है। बैंड का मास्टर वही सबको बुलाता है कि फला आएंगे गाना गाने के लिए, हेलो अब आ रहे हैं फला इस स्टेज पे गाना गाने के लिए। यानी कि वो मास्टर है। अपने नहीं गाएगा, अपने नहीं डांस करेगा, अपने नहीं बजाएगा, लेकिन उसी के इशारे पर पूरी ऑर्केस्ट्रा पार्टी काम करेगी। इसीलिए इसे बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। पूरी बॉडी में जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं काम ये सब करेंगे, लेकिन उनसे करवाएगा कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड करवाएगा। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड विभाजित होता है दो भागों में। अग्र पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी। अग्र पिट्यूटरी को कहते हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पिट्यूटरी को कहते हैं पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और अग्र पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं 7 प्रकार के हार्मोन्स, ठीक है। तो हम लोग कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब उसको चर्चा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यही एंटेरियर GnRH और GnRIH ये दोनों कहाँ है? ये दोनों एक्शन करते हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करेंगे। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करेंगे तो यह स्रावित करेगा 2 हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा? ये 2 हार्मोन स्रावित करेगा। एक LH करेगा, LH या इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक LH का स्राव करेगा और FSH का स्राव करेगा। यही FSH, ठीक। LH और FSH ये दोनों निकलेंगे। किसके द्वारा निकलेंगे? ये दोनों निकल रहे हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। देखिए दोनों इसी के द्वारा निकल रहे हैं। तो LH किसे कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। 2 हार्मोन है। दो हार्मोन नहीं, दोनों का नाम ही यही है। इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नोट कर लीजिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ICHH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल या इसी को क्या कहते हैं? लेडीज सेल। लेडीज सेल कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। टेस्टिस के किस भाग में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। इस लेडीज सेल का क्या नाम, क्या काम होता है आपका? कि ये हार्मोन्स का स्राव करना। किस हार्मोन्स का? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन। कई हार्मोन्स का कंपनी है, ये कई हार्मोन्स का समूह है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन समझ गए। इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स का स्राव करता है इंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको कहते हैं फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH, ठीक है।
तो दोनों को नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म मिटाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मिटाते हैं दोनों को। देखिए अब हुआ क्या कि देखा और पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर को क्या कहा, हाइपोथैलेमस ने सोचा विचारा और मास्टर से कहा, ए मास्टर ये देखो कि बच्चा क्या है कि देख करके मतलब आकर्षित हुआ है, ठीक है, हार्मोन्स का स्राव करो। तो ये दो हार्मोन्स का स्राव, ये भी क्या करता है, पिट्यूटरी भी दो हार्मोन्स का स्राव करता है, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच। इन दोनों को कंबाइंड रूप से, इन दोनों को कंबाइंड रूप से ही हम लोग कहते हैं क्या, गोनैडोट्रोपिन। क्या कहते हैं, गोनैडोट्रोपिन कहते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप से गोनैडोट्रोपिन कहा जाता है। ठीक है, गोनैडोट्रोपिन्स कहा जाता है, गोनैडोट्रोपिन्स। ठीक है, इन दोनों को यानी कि एलएच और एफएसएच दोनों को मिलाकर गोनैडोट्रोपिन्स कहा जाता है, यानी गोनैड्स के हार्मोन्स हैं ये। ठीक, अब ये दोनों क्या करेंगे, एलएच और आईसीएसएच। एलएच का रिसेप्टर जो होता है वह होता है किस पे, एलएच का रिसेप्टर होता है लेडीज सेल पे। ये लेडीज सेल पर इसके रिसेप्टर होते हैं, इसके रिसेप्टर लेडीज सेल पे होते हैं। और एफएसएच के रिसेप्टर किस पे होते हैं, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। ठीक है, तो एलएच या आईसीएसएच ये रिएक्ट करेगा किस पे, ये रिएक्ट करेगा लेडीज सेल पे, और एफएसएच किस पे करेगा, सर्टोली सेल पे करेगा। ठीक, और लेडीज सेल से निकालेगा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ये निकालेगा किसको, ये निकालेगा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, और ये निकालेगा क्या आपका, इनहिबिन। ठीक है, ये क्या निकालेगा, इनहिबिन प्रोटीन या इनहिबिन हार्मोन होता है, इनहिबिन। एबीपी आपको बताया था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, तो पहले समझ लिया जाए। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, अब ये क्या किया, ये दो हार्मोन्स का स्राव किया, और एलएच का रिसेप्टर किस पर है, ये एलएच हार्मोन यहाँ से निकला, ब्लड के रास्ते पहुंच रहा, टेस्टिस के पास आया, टेस्टिस के लेडीज सेल के पास गया, और लेडीज सेल से निकालेगा क्या, एंड्रोजन। क्योंकि एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर एक हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, हम सारे हार्मोन्स के फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। एक हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरॉन की बात करेंगे, तो टेस्टोस्टेरॉन भी एंड्रोजन का एक हार्मोन है। तो लेडीज सेल से निकलेगा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, और यह टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा, यानी कि स्पर्म का निर्माण करेगा। ठीक है, स्पर्म का निर्माण करेगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब देखिए सर्टोली सेल या एफएसएच को किसके रिसेप्टर किस पे है, सर्टोली सेल पे है। सर्टोली सेल क्या करेगा, सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करेगा। और इनहिबिन का काम क्या होता है, इनहिबिन का काम क्या होता है, इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, निगेटिव फीडबैक देता है। ये एफएसएच पे क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत यार। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन निगेटिव फीडबैक देता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब एफएसएच के लेवल को डाउन करता है, या एफएसएच के लेवल को डाउन करता है। ठीक है,
और बाकी के जो सर्टोली सेल्स के जो स्रावित हो रहे हैं आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और क्या है फ्रक्टोज, ये क्या है आपका ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया को क्या करते हैं, बाकी के जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, क्या है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं, क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, समझ लीजिए चार्ट को। तो हमारे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकलता क्या है GnRH और GnRIH, यानी कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हमेशा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो लेवल जब बढ़ेगा तो नुकसान करेगा, लेवल जब बढ़ेगा तो नुकसान करेगा, तो लेवल ज्यादा न बढ़ पाए इसके लिए साथ साथ ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिन भी निकलता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा जितना इसका काम होगा यह काम करने के बाद या इनका ये खत्म हो जाए, ठीक है, ये ऐसा ना हो कि इनका लेवल लगातार बढ़ता जाए, इसके लिए साथ में यह स्रावित हो रहा है। तो दोनों फैक्टर काम कहां पर करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या बता दीजिए, अब पिट्यूटरी हमारा निकालेगा क्या LH, ICH और FSH। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके रिसेप्टर कहां पर है, लेडीज सेल पर है, टेस्टिस के लेडीज सेल पर, लेडीज सेल के पास जाएगा और उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकाल करके क्या करेगा स्पर्म के निर्माण को प्रेरित करेगा, स्पर्मेटिड्स को बनाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। ये FSH हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं सर्टोली सेल्स पर, ये सर्टोली सेल्स निकालता है इनहिबिन प्रोटीन या इनहिबिन हार्मोन भी कहते हैं। ये निगेटिव फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक देने का मतलब क्या होता है FSH के लेवल को डाउन करता है। क्यों डाउन करता है FSH के लेवल पर, FSH का लेवल अगर क्या हुआ बढ़ गया, FSH का लेवल क्या हुआ अगर बढ़ गया तो ये क्या होगा, बढ़ने पर ये हमारे फिर पुनः हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या करेगा संदेश देगा। तो जो नेचुरल FSH का जो स्राव होता है वह धीरे धीरे क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ बॉडी बिल्डिंग वाले जो काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाला जो मसल्स बनाने वाले जो बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो मसल्स को बनाने के लिए वो क्या करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन से, ही स्टेरॉयड हार्मोन्स है ना, एंड्रोजन FSH ये भी सब स्टेरॉयड हार्मोन्स है, स्टेरॉयड हार्मोन्स को लेते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जब लेते हैं तो इसका लेवल बढ़ता है तो मसल्स जो है बनते हैं, तो मसल्स बनने के ये स्पर्म के निर्माण के साथ साथ मसल्स भी बनाता है। तो मसल्स जब बन जाते हैं तो बनने के बाद क्या होता है उसका निगेटिव फीडबैक जब हमारे मस्तिष्क को जाता है तो मस्तिष्क से क्या होता है नेचुरल आपके स्टेरॉयड हार्मोन है उनके बनने की प्रक्रिया, उनके स्राव होने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए साथ साथ यहाँ इनहिबिन का भी प्रोटीन हो रहा है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा इतना न बढ़ जाए कि यह नेचुरल FSH बनना कम हो जाए, मस्तिष्क को गलत संदेश चला जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि निगेटिव फीडबैक देने के लिए इनहिबिन होता है जो FSH के लेवल को डाउन करता है कि जब बहुत ज्यादा ना बस इतना काम है इससे ज्यादा नहीं, ये काम करता है इनहिबिन। और बाकी का जो आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP बताए थे स्रावित होता है सर्टोली सेल से फ्रक्टोज का स्राव होता है। तो ये सब क्या करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्म के विकास कर यानी स्पर्मेटिड्स के विकास करके स्पर्म के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये था आपका हार्मोनल एक्शन, हार्मोन्स के द्वारा कैसे होता है निर्माण, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने हाइपोथैलेमस यानी कि हमने विपरीत लिंगी को देखा, विपरीत लिंगी देखकर आकर्षित हुए, आकर्षित होने के बाद यहाँ से निकला हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये क्या कहा ये एंटीरियर लोब पिट्यूटरी कहा कि देखो बच्चा क्या है आकर्षित हो रहा है, अब क्या होगा कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ICH का स्राव करेंगे और FSH का स्राव करेंगे, और ये क्या करेगा पिट्यूटरी क्या करेगा फिर पूरा टेस्टिस के पास जाएगा और टेस्टिस के लेडीज सेल से क्या टेस्टोस्टेरोन स्पर्म का निर्माण कर देगा, तुरंत स्पर्म का निर्माण कर देगा, ये स्पर्म का निर्माण शुरू करो, ठीक है। और यहाँ से इसके स्पर्म का विकास होना शुरू होगा, FSH से विकास, ठीक। तो ये हो गया आपका ये हार्मोनल रेगुलेशन कैसे बनता है, स्पर्म कैसे बना, ठीक। मिटा देते हैं इसको। इसके बाद देखिए इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म
यानी स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देख लीजिए स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपका स्पर्म का हेड है, हेड वाला रीजन है। ये हेड वाला रीजन है, ठीक है। ये क्या है, आपका हेड है, स्पर्म का हेड है, हेड वाला रीजन है। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहाँ तक हेड का रीजन है। और इसी हेड को क्या कहते हैं हम लोग, एक्रोसोम। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम को कौन बनाता है, कक्षा 11, याद कीजिए कक्षा 11 में जब गाल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, गाल्गी बड़ी, तो वहाँ बताया गया होगा कि गाल्गी बड़ी एक्रोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है। ये एक्रोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, लिख लीजिएगा, न्यूक्लियस कंटेनिंग। तो ये आपका हेड रीजन है। हेड रीजन में ऊपर वाले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर वाला भाग है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है क्रोमोसोम को लिए हुए होता है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब देखिए जो एक्रोसोम वाला जो पार्ट है, ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये एक्रोसोम वाले पार्ट में होता क्या है कि जो कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे लाइसोसोम, आप लोग पढ़े होंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, लाइसोसोम करता क्या है, खराब पड़ी कोशिकाओं के पास फट करके उन्हें नष्ट कर देता है, ठीक है, लाइसोसोम। तो ये लेक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम है, अर्थात यह काम करता है लाइसोसोम की तरह, यानी लाइसोसोम की तरह यह काम करता है, लाइसोसोम के तरह काम करता है, ठीक है। कौन, एक्रोसोम। तो इसमें चूंकि देखिए कि जो आपका ओवा होता है, ओवम जो होता है, ओवम जो निकलता है, वह मादा के यूटेरस से जब ओवम निकलता है, तो उस ओवम जो होता है कई मल्टी लेयर्ड होता है, कई लेयर होते हैं उसमें। उस एक स्पर्म को, उस लेयर को भेद करके अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, भेद करके अंदर जा पाना। भाई ओवम को फर्टाइल करने के लिए इसको स्पर्म को भेद करके अंदर जाना पड़ेगा ना, और कई लेयर है तो कैसे भेदेगा। तो इसी में पाए जाते हैं, एक्रोसोम में पाए जाते हैं आपके लाइसोसोम की तरह होते हैं एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और इन्हीं एंजाइम की सहायता से जैसे ही एक्रोसोम घुसता है, इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्गी बॉडी करता है। और ये एक्रोसोम में किस तरह होता है, लाइसोसोम की तरह। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, पाचन करने का काम करते हैं। जैसे ही ओवम को अटैक करेगा तो उसमें एक एक एंजाइम्स निकलते जाएंगे, एक एक लेयर को गला गला के अंदर एंट्री कर जाएगा, स्पर्म एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हेड रीजन हो गया। हेड रीजन के बाद आता है इसका क्या है कि मिडिल पीस है। यहाँ पर आपका इसका मिडिल पीस होता है, ये आपका मिडिल पीस है, मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में पाए जाते हैं क्या, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइरल वे में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जा रहे हैं स्पाइरल वे में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें होंगे क्या, देख लीजिए, यहाँ पर ये मिडिल पीस है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मिडिल पीस। और इसमें है क्या, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया,
स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया कब आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, यानी कि इसको एनर्जी देने का काम, इसको स्पर्म सेल को एनर्जी देने का काम कौन करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने के लिए पाया जा रहा है क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और कैसा है? स्पाइरली अरेंज है, जैसा कि आप देखे होंगे शैवालों में स्पाइरली अरेंज होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या है? टेल वाला भाग है। इसके बाद इसका सबसे नीचे का टेल वाला भाग है। स्पर्म का क्या है? स्पर्म का टेल वाला भाग है। तो ये स्पर्म का ये क्या है आपका? ये टेल है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये है आपका स्पर्म का एक फिगर। तो स्पर्म में क्या है? स्पर्म का हेड जो है, यह हेड रीजन है, सबसे ऊपर होता है। स्पर्म के हेड के सबसे ऊपर एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण का काम कौन करता है? गाल्गी बॉडी करता है। गाल्गी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम किसके तरह है? लाइसोसोम की तरह है। लाइसोसोम की तरह यानी कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। एंजाइम्स क्यों पाए जा रहे हैं? कि ओवम पे जब अटैक करेगा तो ओवम मल्टीलेयर्ड है, उसको भेजने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। तो एंजाइम्स इसी में से एक्रोसोम से निकल के एक लेयर को गला करके ओवम के अंदर प्रवेश करके ओवम को फर्टाइल करते हैं। और इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पाया जा रहा है क्या? आपका क्रोमोजोम पाया जा रहा है। और क्रोमोजोम यही अनुवांशिक गुण का वाहक होता है। ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोजोम है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल टोटल इसके न्यूक्लियस में स्थित है। अब ये मिडिल पीस है, गर्दन वाला भाग। इस मिडिल पीस में क्या स्थित है? आपका स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए होता है? एनर्जी देने के लिए होता है। और बाकी का यह क्या है? आपका टेल वाला भाग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये टोटल आपका स्पर्म है। टेल का काम क्या होता है? मोटेलिटी देता है, स्पर्म को चलने में सहायता देता है। ठीक है। स्पर्म को चलने में सहायता देता है ये टेल पुच्छ वाला भाग। तो ये स्पर्म का आपका स्ट्रक्चर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिटा देते हैं इसको। अब हमने देख लिया क्या कि स्पर्म का निर्माण कैसे हुआ, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। अब जो यह स्पर्म है यह अकेले तो होता नहीं है, यह होता है एक द्रव के साथ, जिसे क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है इजैकुलेशन। क्या है? इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन क्या होता है? इजैकुलेशन का मतलब स्खलन। तो स्पर्म का स्खलन यानी कि बाहर कैसे निकलेगा? देखिए होगा क्या? हाइड्रोलिटिक प्रेशर लगता है। हाइड्रोलिटिक प्रेशर के वजह से स्पर्म का बाहर, स्पर्म सीमेन का, सीमेन लिखेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से वीर्य लिखे हिंदी में, वीर्य, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। वीर्य का हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से वीर्य का बाहर आना। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होगा? आपको हाइड्रोलिक प्रेशर बता चुके हैं हम। क्या होगा कि जितने भी आपके एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने वाले जितने भी आपके अंग हैं, तो उनमें क्या होगा कि जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, जब देखने पर क्या होगा, किसी भी विपरीत लिंगी को देखने पर या फिर ऐसा कोई भी चीज देखने पर जिससे हमको उत्तेजना उत्पन्न हो, तो जब शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसमें होता क्या है कि आर्टरीज में जो शुद्ध रक्त है उसमें रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। और जो आपका पेनिस है, पेनिस के कोटरों में भर जाता है क्या? आपका आर्टरीज में, इन सारे आर्टरीज में भर जाता है रक्त। और वेन से जो बैक फ्लो होना है, बैक फ्लो कम होता है। और क्या होता है इसमें जो स्ट्रेट फ्लो ज्यादा हो जाता है।
तो दोनों में एक प्रेशर उत्पन्न होता है। बैक फ्लो और स्ट्रेट फ्लो दोनों के बीच में जो प्रेशर जब उत्पन्न होता है, इस प्रेशर के उत्पन्न होने से जो हमारे यूरिनोजेनाइटल डक्ट के यानी कि जो मूत्रोजनन तंत्र के जितने अंग हैं उनमें भी सब में प्रेशर पड़ता है, और जब सब संकुचित होते हैं तो ऊपर से संकुचित होकर के स्पर्म को नीचे ढकेल देते हैं, जिससे पेनिस के द्वारा क्या होता है यानी यूरिनोजेनाइटल डक्ट के द्वारा बाहर निकल आता है। वो क्या है, वीर्य। बात ये आती है कि वीर्य के समय पे वीर्य ही क्यों निकलता है, मूत्र क्यों नहीं निकलता? तो उस समय पर होता क्या है कि ये जो आपका मूत्राशय है और यहाँ से निकला हुआ है आपका यूरेटर, ये यूरेटर निकला हुआ मूत्राशय है, ये आपका यूरेथ्रा है। होगा क्या कि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने पर यहाँ से ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है, यहाँ पर ये क्या है इजैकुलेटरी डक्ट है, और इजैकुलेटरी डक्ट ही आगे जाकर के क्या है सेमिनल वैस्किल का निर्माण करती है। यहाँ पर सेमिनल वैस्किल, इधर एक सेमिनल वैस्किल, एक सेमिनल वैस्किल, और ये फंदा बनाते हुए इधर गया हुआ, वहां से आया हुआ है आपका वाज डिफरेंस, ठीक है, ये वाज डिफरेंस आया फंदा बनाते हुए। तो होता क्या है कि जब आपका हाइड्रोलिटिक प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के पड़ने पर जब यहाँ से वीर्य निकलता है तो इसमें संकुचन होता है, तो ये जब संकुचित होगा तो ये संकुचित होने पर वाल इसकी बंद हो जाती है, यानी कि मूत्र यहाँ से नहीं निकलेगा और यहाँ से सिर्फ वीर्य जो है यहाँ से वीर्य ही निकल करके पहुंच जाएगा किसमें यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, और बाहर के शरीर के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद क्या है आपका सीमेन क्या है, इसको देख लीजिए। सीमेन क्या है, सीमेन देख लीजिए क्या है। सीमेन हिंदी में कहते हैं वीर्य। ये क्या है, इस सीमेन में जो होता है 10% स्पर्म का पार्ट होता है, 10% स्पर्म है, और 90% जो है 90% आपका होता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड 90% होता है। सेमिनल फ्लूइड या इसे ही कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, आपके जितने भी एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे क्या है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, इपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और उसके बाद क्या है इसमें वास डिफरेंस है, उसके बाद क्या है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। सबके द्वारा कुछ ना कुछ स्राव हो रहा है, यह आपको बताए हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड 20 से 25% भाग देता है, 60% आपका सेमिनल वैस्किल देता है, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी एक चिपचिपा स्यान निकलता है, ठीक, वो भी सीमेन में ही है। तो सब जो है सब मिला करके 90% बनाते हैं। वही सब जो मिला करके जो लिक्विड है, वह लिक्विड वाला सार सबका जो भाग है आपका सेमिनल वैस्किल का, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, सबका जो स्राव है, सबका स्राव मिला करके कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा है या सेमिनल फ्लूइड है। वह कितना होता है 90%, और 10% उस सीमेन में क्या होता है स्पर्म होता है। सीमेन में 10% स्पर्म, 90% ये वाला भाग होता है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम कितना होता है सीमेन का, जो वॉल्यूम होता है सीमेन का यानी कि मात्रा कितनी होती है सीमेन की, यानी कि वीर्य एक बार में कितना वीर्य निकलता है, तो एक बार में है 2.5 से 5 ml, कितना है 2.5 से 5 ml वीर्य निकलता है। 2.5 से 5 ml वीर्य निकलता है, एक बार में वीर्य निकलता है, ठीक है, वीर्य निकलता है और निकलता है, ठीक है। 2.5 से 5 ml वीर्य निकलता है एक बार। मात्रा इसमें स्पर्म की मात्रा कितनी होती है 50 से 120 मिलियन, कितना होता है 50 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं 1 ml में, ठीक है। तो स्पर्म काउंट कितना होता है, स्पर्म काउंट देख लीजिए, स्पर्म काउंट कितना है 2.5 से 5 ml वीर्य निकलता है, और उसमें कितने होते हैं 50 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं 1 ml में। 1 ml में कितने होते हैं 50 से 120 मिलियन तक हो सकते हैं,
स्पर्म, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन होती है 50 से 120 मिलियन तक स्पर्म हो सकते हैं। अब इसमें कुछ दिक्कत भी आती है, ठीक। ये इतना आप लोग समझ गए आप लोग। अब इसके बाद देखिए, कभी कभार कैसा होता है कि पुरुष बांझपन जो है वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो कुछ टर्म है, इनको समझ लीजिए। ओलिगोस्पर्मिया है, ये जूस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। फिर क्या है, एजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया है, फिर एजूस्पर्मिया है, फिर क्या है, टीरैटोजूस्पर्मिया, टीरैटोजूस्पर्मिया, 1 2 3 4। एक और है आपका, क्या है, एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया। देखिए, अगर 50 से 100 एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये चारों टर्म है, ये मेडिकल टर्म है। मेडिकल टर्म देख लीजिए। ओलिगोजूस्पर्मिया क्या है, अगर स्पर्म काउंट जो हमारा वीर्य है, उस वीर्य में जो स्पर्म काउंट हमने बताया था कि 50 से 120 मिलियन पर ml होता है। अगर 20 मिलियन, क्या है, 20 मिलियन पर ml, 20 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट हो गया, 20 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट हो गया, तो क्या होगा, व्यक्ति इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल हो जाएगा यानी कि उसमें जनन करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चा नहीं पैदा कर सकता, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया। ये जूस्पर्मिया क्या है, ये जूस्पर्मिया में ये मतलब अब्सेंस, क्या हो जाएगा कि अब्सेंस ऑफ स्पर्म ही नहीं है। सीमेन तो होगा, सीमेन तो निकलेगा, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म ही नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी व्यक्ति इनफर्टाइल है। टेट्रा क्या है, टेट्राजूस्पर्मिया। टेट्राजूस्पर्मिया में प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म। लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म का मतलब कि स्पर्म का स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने देखा है कि बाकायदे एक्रोसोम है, उसके बाद मिडिल पीस है, टेल है। अगर एक्रोसोम नहीं रहा, चाहे मिडिल पीस में कहीं से दिक्कत रहा, या फिर दो स्पर्म में आपस में सट गए, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी रही, तो ऐसे एबनॉर्मल अगर स्पर्म बहुत अधिक हो गए सीमेन में, तो उसे क्या कहते हैं, क्या है, क्या होता है, टीरैटोजूस्पर्मिया। इसमें से भी क्या होता है कि इनफर्टिलिटी आती है। एस्थेनोजूस्पर्मिया लास्ट है, अब्सेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म, क्या है, अब्सेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म, ठीक है। मोटाइल स्पर्म का मतलब आप जानते हैं कि स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलायमान होते हैं, वह गति करके आपके वो ओवरी तक पहुंच करके वहां निषेचन करते हैं। चलायमान नहीं होंगे, निषेचन नहीं कर पाएंगे, इससे भी व्यक्ति इनफर्टाइल होगा। तो यानी ये चारों मेडिकल टर्म है जिससे क्या होता है, व्यक्ति में इनफर्टिलिटी आती है, ठीक है। यहाँ पर हुआ है आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश। अब इससे संबंधित अगर कोई भी दिक्कत होगा आपको, तो आप लोग क्या है कि पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।